नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ग्रह की रक्षा के वैश्विक प्रयास का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट की। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ने शंघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। केंद्र ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान उत्पादक संगठनों पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव दिया। DPIIT उत्पादक मूल्य सूचकांक लॉन्च करने के लिए एक मॉडल को अंतिम रूप दे रहा है। एक अध्ययन के अनुसार एक रणनीति के तहत ऊर्जा फसलों का रोपण जैव विविधता के क्षरण को कम कर सकता है। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ग्रह की रक्षा के वैश्विक प्रयास यानी ग्लोबल प्लैनेटरी डिफेंस एफर्ट्स का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट की है। इस वर्ष विश्व शूद्र ग्रह दिवस यानी एस्ट्रॉइड डे पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इसरो पृथ्वी ग्रह की रक्षा प्रयासों की तैयारी के लिए एस्ट्रॉइड एपोफिस का अध्ययन करने का इच्छुक है। इसरो अध्यक्ष के अनुसार जब 2029 में एपोफिस पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर दूर होगा, तब इसरो उसका अध्ययन करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य शूद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने से रोकना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल 30 जून को विश्व शूद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। चलिए अब शूद्र ग्रह एपोफिस के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी खोज 2004 में की गई थी। ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। इसे पृथ्वी को प्रभावित करने वाले सबसे खतरनाक शूद्र ग्रहों में से एक के रूप में पहचाना गया है। सौर मंडल में अरबों धूमकेतु और शूद्र ग्रह हैं। इनमें से अधिकांश कभी पृथ्वी के पास नहीं आते हैं। जब कोई धूमकेतु या शूद्र ग्रह की कक्षा उसे पृथ्वी के करीब लाती है, तो उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि मार्च 2021 में एक रडार अवलोकन अभियान संचालित किया गया था। इसने सटीक कक्षा विश्लेषण के साथ खगोलविदों को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की थी कि कम से कम एक सदी तक एपोफिस के हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने का कोई जोखिम नहीं है। वहीं अगर ग्रहीय रक्षा यानी प्लैनेटरी डिफेंस की बात की जाए तो ये शूद्र ग्रहों और धूमकेतुओं जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के संभावित प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों और रणनीतियों को व्यक्त करता है। इन प्रयासों व रणनीतियों में डिटेक्शन, ट्रैकिंग, प्रभाव, आकलन, मार्ग बदलने सहित कई रणनीतियां शामिल हैं। एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि आखिर ग्रहीय रक्षा की आवश्यकता क्यों है? इनकी जरूरत इसलिए है कि अगर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का मार्ग पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होता है, तो उनके आकार, गति, कोण और प्रभाव क्षेत्र के आधार पर पृथ्वी को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इससे पृथ्वी पर सुनामी, भूकंप और संभावित आगजनी यानी पॉसिबल आर्सन से अरबों लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में पृथ्वी ग्रह की रक्षा के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को समझना भी महत्वपूर्ण है। पहला है नासा का डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी DART। यह मिशन पृथ्वी की रक्षा प्रणाली की गतिज प्रभावक यानी काइनेटिक इम्पैक्ट विधि का परीक्षण करने वाला पहला मिशन था। इसमें उन शूद्र ग्रहों के मार्ग को बदलना शामिल था जिनके पृथ्वी से टकराने की संभावना थी। इस मिशन के तहत शूद्र ग्रह से एक उच्च गति वाले अंतरिक्ष यान को टकराया गया ताकि उसका मार्ग बदला जा सके। इस मिशन के लक्ष्य शूद्र ग्रह डिडीमॉस और उसका चंद्रमा डिमॉर्फस थे। दूसरा है ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर। ओसिरिस रेक्स ने शूद्र ग्रह बेन्नु के सैंपल्स एकत्र करने के अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इसके बाद नासा ने ओसिरिस रेक्स को एपोफिस का अध्ययन करने के लिए भेजा। साथ ही इसका नाम बदलकर ओसिरिस एपेक्स कर दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह चेतावनी नेटवर्क की स्थापना भी की गई है। इसे 2013 में न्यूज के डिटेक्शन, ट्रैकिंग और उनकी विशेषता बताने में शामिल संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने के लिए स्थापित किया गया था। आखिरी प्रयास है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नियो समन्वय केंद्र। ये यूरोपीय नियो डेटा स्रोतों और सूचना प्रदाताओं के पूरे नेटवर्क के लिए डेटा प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। खबर की शुरुआत में शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। बेलारूस शंघाई
सहयोग संगठन में शामिल होने वाला 10वां सदस्य बन गया है। इस शिखर सम्मेलन में कई घोषणा पत्र, कार्यक्रम और रणनीतियों को अपनाया गया, जैसे अस्ताना घोषणा पत्र 2025-2027 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने हेतु सहयोग कार्यक्रम, 2024 से 2029 के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ रणनीति और 2035 तक के लिए SCO विकास रणनीति। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अस्ताना घोषणा पत्र के तहत सदस्य देशों ने वैश्विक शांति को बढ़ावा देने और एक नई लोकतांत्रिक एवं आर्थिक व्यवस्था को दिशा देने में शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका पर जोर दिया है। इसके अलावा 2030 तक के लिए आर्थिक विकास रणनीति की कार्य योजना और 2030 तक के लिए ऊर्जा सहयोग रणनीतियों को भी मंजूरी दी गई। SCO के सदस्य देशों ने कजाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड यूनिटी फॉर जस्ट पीस, हार्मोनी एंड डेवलपमेंट का समर्थन किया। इसका उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय समन्वयक की भूमिका निभाएगा। चलिए अब भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन का क्या महत्व है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है संसाधन। इससे भारत को कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने और मध्य एशिया के खनिज संसाधनों की प्राप्ति में मदद मिलेगी, जैसे कि भारत कजाकिस्तान के यूरेनियम भंडार का उपयोग कर सकता है। दूसरा है आतंकवाद का विरोध। SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RATS आतंकी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में महत्वपूर्ण और खुफिया जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा। मध्य एशिया क्षेत्र में विश्व के 4% प्राकृतिक गैस भंडार और लगभग 3% तेल भंडार मौजूद है। इसके अलावा SCO तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत TAPI गैस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस आपूर्ति में भी मदद कर सकता है। शंघाई सहयोग संगठन में भारत के लिए चुनौतियों की बात करें, पश्चिमी देश SCO को पाश्चात्य विरोधी मंच मानते हैं। भारत के पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत संबंध है और वह स्वयं को पाश्चात्य विरोधी देश के रूप में नहीं दिखाना चाहता है। इसके साथ ही SCO सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर संघर्ष की स्थिति है, जैसे भारत पाकिस्तान और भारत चीन। SCO के पर्यवेक्षक देशों, संवाद भागीदारों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सीमित स्तर पर चर्चा होती है। खबर के अंत में शंघाई सहयोग संगठन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे 2001 में शंघाई में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसके वर्तमान सदस्य भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसके 7 वार्ता भागीदार देश हैं: आर्मेनिया, कंबोडिया, श्रीलंका, अजरबैजान, नेपाल और तुर्की। इसकी आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और पड़ोसी देश जैसे संबंधों को मजबूत करना और राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्र ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत परीक्षण सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत सहायता के वित्त पोषण के लिए योजना पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में निर्दिष्ट मानकों या दिशा निर्देशों के अनुरूप मजबूत गुणवत्ता और परीक्षण इकोसिस्टम पर बल देते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये योजना ग्रीन हाइड्रोजन और इससे बनने वाले उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में घटकों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा परीक्षण सुविधाओं में कमी की पहचान करने में मदद करेगी।
ग्रीन हाइड्रोजन से बनने वाले उत्पादों में ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल आदि शामिल हैं। इसके अलावा यह योजना विश्वसनीय और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की नई परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परीक्षण सुविधाओं को अपग्रेड करने में सहायता करेगी। नई परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं स्थापित करने की समय सीमा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने की तारीख से 18 महीने तक है। मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिए यह समय सीमा 12 महीने है। यदि कार्यान्वयन एजेंसी या परियोजना देरी का सामना करती है या योजना के उद्देश्यों का पालन करने में विफल रहती है, तो मंत्रालय संचालन समिति के परामर्श से परियोजनाओं को दी गई मंजूरी वापस ले सकता है, उसे रद्द कर सकता है अथवा समय सीमा के भीतर बंद भी कर सकता है। इस योजना की अगली मुख्य विशेषता स्थापित या अपग्रेड की गई परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच है। ये योजना सभी संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए खुली होंगी तथा किसी एक संगठन या संगठनों के समूह की कैप्टिव इकाई नहीं होगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका बजटीय परिव्यय वर्ष 2025 से 26 तक 200 करोड़ रुपए है। MNRE द्वारा सरकारी संस्थाओं के लिए 100% तक और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए 70% तक वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। आखिर में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। NGHM को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है। इसे 2023 से 2029 से 30 तक की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है। साथ ही 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करना है। दूसरे शब्दों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जीवाश्म ईंधन आयात को खत्म करना है। ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान उत्पादक संगठनों FPO पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव दिया। खबर के प्रारंभ में किसान उत्पादक संगठनों पर राष्ट्रीय नीति के प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा FPO को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से मजबूत करना तथा 50,000 FPO स्थापित करना है। इस नीति से 2.5 करोड़ किसानों को सीधे लाभ होगा। अब इसके मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। पहला है सभी योजनाओं का मूल्यांकन, FPOs को बढ़ावा देना तथा 2021 की 10,000 FPO के गठन और प्रोत्साहन नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना को प्रभावी रूप से लागू करना। अगला है एंड टू एंड मूल्य श्रृंखला स्थापित करना। मूल्य श्रृंखला में उत्पादन से लेकर विपणन तक के सभी चरणों को शामिल करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना। और अंत में अमूल मॉडल को अपनाना। FPO को अमूल के त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पर विकसित करना। इस त्रिस्तरीय मॉडल में ग्राम डेयरी सहकारी, जिला दुग्ध सहकारी संघ और राज्य सहकारी दुग्ध संघ शामिल है। गौरतलब है कि यह मॉडल सामूहिक व्यावसायिक लक्ष्यों, क्षमता निर्माण और पेशेवर प्रबंधन पर जोर देता है। किसान उत्पादक संगठनों FPOs के लिए पात्रता की बात करें तो पूर्वोत्तर, पहाड़ी, केंद्र शासित प्रदेशों में एक FPO में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। शेष अन्य क्षेत्रों में एक FPO में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत या सहकारी समिति से संबंधित किसी भी कानून के तहत कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा FPO को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए FPO रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। इसका केंद्रीय नोडल विभाग यानी CND केंद्र सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग है। केंद्रीय नोडल विभाग की भूमिका की बात करें तो यह केंद्र सरकार की योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल से FPO के विकास के लिए धन आवंटित करता है। इसके अलावा यह FPO की कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। इसकी केंद्रीय नोडल एजेंसी नई दिल्ली स्थित लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत कार्य करती है। खबर के अंत में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। FPO का गठन कृषि और इससे संबंधित
क्षेत्रकों के उत्पादन एवं विपणन में दक्षता सुनिश्चित करके किसानों की सामूहिक क्षमता का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया जाता है। वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पोर्टल पर 5000 FPO पंजीकृत हैं। FPO के कई उद्देश्य हैं, जैसे उत्पादकों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना तथा संसाधनों के दक्ष, किफायती और संधारणीय उपयोग के माध्यम से फसल उत्पादकों एवं कृषि समुदायों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। DPIIT उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI लॉन्च करने के लिए एक मॉडल को अंतिम रूप दे रहा है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI लॉन्च करने के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है। यह सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक WPI की जगह लेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 सदस्य देशों में WPI की जगह PPI ने ले ली है। इससे पहले सरकार ने भारत में PPI की शुरुआत के लिए कार्यप्रणाली और फ्रेमवर्क का सुझाव देने हेतु BN गोल्डर की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया था। उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये किसी निर्माता या उत्पादक को घरेलू बाजार में बेची गई या निर्यात की गई अपनी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्राप्त होने वाली कीमत में औसत परिवर्तन का मापन करता है। इसके दो प्रकार होंगे। पहला आउटपुट PPI, जब वस्तुएं या सेवाएं उत्पादन के स्थान से निकलती हैं, और दूसरा इनपुट PPI, जब वस्तुएं या सेवाएं उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और थोक मूल्य सूचकांक WPI को बदलने की आवश्यकता क्यों है, यह जानने का प्रयास करते हैं। एक ही उत्पाद की दोहरी या कई बार गणना के कारण WPI में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होता है। WPI में निर्यात और आयात शामिल नहीं है। WPI में सेवा क्षेत्र भी शामिल नहीं है, जिसका देश की GDP में लगभग 55% का योगदान है। चलिए अब कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। एक प्रायोगिक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI विकसित करना चाहिए। प्रायोगिक चरण के दौरान PPI टोकरी यानी बास्केट में प्रमुख वस्तुओं के निर्यात और आयात मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसका आधार वर्ष 2011 से 12 होना चाहिए। प्रायोगिक श्रृंखला में सेवाओं के साथ और सेवाओं के बिना सूचकांकों के दो अलग अलग सेट हो सकते हैं। PPI श्रृंखला स्थिर होने के बाद WPI की जगह PPI का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। आखिर में थोक मूल्य सूचकांक WPI को समझते हैं। WPI थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव का मापन करता है। WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2011 से 12 है। चलिए अब बढ़ते हैं और रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन के अनुसार एक रणनीति के तहत ऊर्जा फसलों यानी एनर्जी क्रॉप्स का रोपण जैव विविधता के क्षरण को कम कर सकता है। यह अध्ययन जैव ऊर्जा विस्तार और बहाली को संतुलित करना, जैव विविधता अक्षुण्णता में वैश्विक बदलाव शीर्षक से जारी किया गया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि निम्नीकृत या परित्यक्त कृषि भूमि में ऊर्जा फसलों के रोपण को प्राथमिकता देने से अधिक लाभ मिल सकता है। आइए सबसे पहले जैव ऊर्जा फसलों यानी बायो एनर्जी क्रॉप्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके तहत बायोमास का उत्पादन करने के उद्देश्य से विशेष प्रकार के पादप उगाए जाते हैं। इस बायोमास को बाद में ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे फसलों के उदाहरण हैं एनर्जी ग्रास, तिलहन फसलें, लिग्नोसेल्यूलोजिक फसलें आदि। आपको बता दें कि जैव ऊर्जा फसलों को 3 विकास चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली पीढ़ी, इसके लिए ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियां मौजूद है। इस पीढ़ी में जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए चीनी उत्पादन करने वाली फसलें, स्टार्च, तिलहन फसलें इत्यादि का उपयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी, इस पीढ़ी की ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। इसमें खाद्य फसलों की जगह पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज जैसी लिग्नोसेल्यूलोज गैर खाद्य फसलों से जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तीसरी पीढ़ी, इसमें भविष्य की तकनीकें शामिल है। इसमें जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों यानी GM क्रॉप्स आदि का उपयोग किया जाएगा। जैव ऊर्जा फसल उत्पादन में कई चुनौतियां हैं।
जैसे भूमि संसाधन सीमित है और इनके उपयोग को लेकर लोगों के बीच मतभेद है एवं नीतियों में एक मत नहीं है। इसके अलावा जैव ऊर्जा के लिए फसल उत्पादन में अधिक कृषि भूमि का उपयोग करने से खाद्य संकट पैदा हो सकता है। इसके साथ ही गीले बायोमास का कृषि भूमि से जैव ऊर्जा उत्पादन स्थल तक परिवहन करने में अधिक ऊर्जा की खपत होगी और अधिक लागत आ सकती है आदि। खबर में आगे बढ़ते हैं और अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अध्ययन में अलग अलग भूमि उपयोग में बायोडायवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स यानी BII की गणना करने के लिए जैव विविधता संबंधी डेटा का उपयोग किया गया था। गौरतलब है कि बायोडायवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स के तहत किसी क्षेत्र में देशज स्थलीय प्रजातियों की औसत संख्या की उस क्षेत्र में स्पष्ट मानव गतिविधियों के प्रभाव से पहले की उनकी संख्या से तुलना की जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति के अधिक विस्तार और उच्च BII वाले स्थानों पर ऊर्जा फसलें लगाने से इंडेक्स में काफी कमी आएगी। खबर के अंत में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, यह केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 3 उप योजनाएं शामिल हैं। पहली है अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम। यह शहरी औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों एवं अवशेषों से ऊर्जा उत्पादन पर केंद्रित है। दूसरी है बायोमास कार्यक्रम। इसके तहत बायोमास ब्रिकेट्स और पेलेट्स के निर्माण को समर्थन देने तथा उद्योगों में बायोमास के साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है। और अंत में बायोगैस कार्यक्रम। इसके तहत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है पिंगली वेंकैया। आपको बता दें कि प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी पुण्यतिथि 4 जुलाई पर देश ने याद किया। पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे और घोर राष्ट्रवादी थे। उनके योगदान की बात करें तो आंग्ल बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा पिंगली ने महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए कई अन्य आंदोलनों में भी भाग लिया था। 2022 में उनके 146वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में तिरंगा उत्सव मनाया गया था। साहित्यिक कृतियों की बात करें तो 1916 में उन्होंने भारत देशनी की ओका जातीय पताकम यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज की रचना की। हम उनसे साहस, राष्ट्रवाद, देशभक्ति व समर्पण जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष यानी AISRF के 15वें चक्र के परिणामों को जारी किया। इस कोष से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जैव प्रौद्योगिकी, अर्बन माइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट रिसाइकलिंग सहित अलग अलग क्षेत्रों की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिभूति बाजार में तेजी से विकास और वित्तीय लेन देन की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण की अधिक पीठों की स्थापना का समर्थन किया है। यह अधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। हाल ही में सेबी ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत इक्विटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड को अपने प्रायोजकों की ग्रुप कंपनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई है। ETF खरीद बिक्री योग्य प्रतिभूतियां होती हैं। इसके मूल्य इंडेक्स कमोडिटी, बॉन्ड या इंडेक्स फंड जैसे एसेट समूह में बदलाव के आधार पर तय होते हैं। हाल ही में स्टेबल कॉइन बाजार में अधिक अस्थिरता दर्ज की गई है। टेरा USD के मूल्य में गिरावट इसी का संकेत देती है। इस गिरावट के बाद डिजिटल एसेट्स की मूल्य स्थिरता और विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। जापान ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए येन बैंक नोट जारी किए हैं। होलोग्राम के जटिल पैटर्न और गुण के चलते उनकी नकल करना मुश्किल है। इसके चलते नकली नोट बनाने पर लगाम लगेगी।
प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस निधि के तहत 300 करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक लाभ की प्रतिबद्धता के साथ कुल 77 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हाल ही में भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी GPAI के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत 2024 में GPAI का अध्यक्ष है। सेना शीघ्र ही लद्दाख जैसी ऊंची जगह और मरुस्थल दोनों स्थानों पर अमेरिका निर्मित स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल IVC का परीक्षण करने के लिए तैयार है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स डिवीजन द्वारा किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।